लेक्चर 25 व्याख्यान 25 चिंता। मैंने सामान्य स्नायविकता के बारे में अपने पिछले व्याख्यान में आपको जो कुछ बताया था उसे आपने मेरे सब वर्णनों में सबसे अधिक अपर्याप्त और अधूरा समझा होगा। मैं जानता हूँ कि यह ऐसा ही था और मुझे आशा है कि आपको यह देखकर सबसे अधिक आश्चर्य हुआ होगा कि मैंने चिंता का कोई उल्लेख नहीं किया, जिसकी सब स्नायविक लोग चिंता लोग शिकायत करते हैं और जिसे वे अपना सबसे भयंकर दुश्मन बताते हैं। चिंता या त्रास अर्थात घोर चिंता सचमुच बड़ा तीव्र रूप धारण कर सकती है और परिणामतः बड़ी पागलपन भरी सतर्कताओं का कारण बन सकती है। पर कम से कम इस मामले में मैं आपको थोड़े में नहीं टालना चाहता था। इसके विपरीत मैंने स्नायविक चिंता की समस्या आपके सामने यथासंभव स्पष्ट रूप से पेश करने का और उस पर बारीकी से विचार करने का निश्चय किया हुआ था। चिंता या त्रास का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। हर व्यक्ति ने किसी न किसी समय इस संवेदन को या अधिक सही रूप में कहा जाए तो इस भाव दशा को स्वयं अनुभव किया है। पर मेरी राय में इस बात पर काफी गंभीर विचार नहीं हुआ कि स्नायविक लोग ही चिंता से और औरों की अपेक्षा मात्रा में और तीव्रता में अधिक कष्ट क्यों पाते हैं। शायद यह तो स्वयं सिद्ध मान लिया गया है कि उन्हें यह कष्ट होना ही चाहिए। सच पूछिए तो चिंता और स्नायविकता शब्द एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त कर दिए जाते हैं, मानो उनका एक ही अर्थ हो, परंतु यह उचित नहीं। कुछ लोग चिंतायुक्त होते हैं पर वे स्नायविक नर्वस नहीं होते, और इनके अलावा ऐसे स्नायु रोगी होते हैं जिनमें बहुत से लक्षण होते हुए भी चिंतित या त्रस्त होने की कोई प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती। जो कुछ भी हो, पर एक बात निश्चित है कि चिंता या त्रास की समस्या वह केंद्र बिंदु है जो सब तरह के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक सिलसिले में बांध देता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसके हल होने से हमारे सारे मानसिक जीवन पर अवश्य ही बहुत अधिक प्रकाश पड़ेगा। मेरा यह दावा नहीं है कि मैं इसका कोई त्रुटिहीन समाधान पेश कर सकता हूँ, पर आप यह आशा अवश्य करते होंगे कि मनोविश्लेषण ने इस समस्या पर भी चिकित्सा शास्त्र की प्रचलित रीति से भिन्न प्रकार से विचार किया होगा। चिकित्सा शास्त्र में मुख्य बात उन शारीरिक प्रक्रमों को माना जाता है जिनसे चिंता वाली अवस्था पैदा होती है। हमें पढ़ाया जाता है मेडुला ऑब्लोगेंटा अर्थात मस्तिष्क पुच्छ उद्दीपित हो जाता है और रोगी को कहा जाता है कि तुम्हें बेघर स्नायु में स्नायु रोग है। मस्तिष्क पुच्छ एक आश्चर्यकारक और सुंदर वस्तु है। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वर्षों पूर्व इसके अध्ययन पर कितना समय और श्रम लगाया था, और आज मुझे यह कहना पड़ता है कि चिंता की मनोवैज्ञानिक रूप को समझने के लिए जिन स्नायु मार्गों से उत्तेजन चलते हैं उनकी जानकारी सबसे अधिक महत्वहीन है। चिंता या त्रास और स्नायविकता में अंतर करना चाहिए। चिंता को वस्तुनिष्ठ या आलम्बननिष्ठ चिंता समझना चाहिए और स्नायविकता को स्नायविक चिंता कहना चाहिए। बात यह है कि यथार्थ या वास्तविक चिंता या त्रास हमें बिल्कुल स्वाभाविक और बुद्धि संगत चीज प्रतीत होता है। इसे किसी बाहरी खतरे या किसी आघात के जिसकी संभावना है और जो पहले ही पता चल रहा है ज्ञान की प्रतिक्रिया कहना चाहिए। यह पलायन के रिफ्लेक्स अर्थात प्रतिक्षेप के साथ जुड़ा है और इसे आत्म संरक्षण की निसर्ग वृत्ति की अभिव्यक्ति माना जा सकता है। इसके अवसर अर्थात वे वस्तुएं और स्थितियां जिनके बारे में चिंता महसूस की जाती है स्पष्टतः बाहरी दुनिया के बारे में व्यक्ति की जानकारी और सत्य की अनुभूति की अवस्था पर बहुत दूर तक निर्भर है। हमें यह बात बिल्कुल स्वाभाविक लगती है कि कोई जंगली आदमी तोप या सूर्य ग्रहण को देखकर डर जाए, पर पढ़ा लिखा आदमी जो तोप को चला सकता है और सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी कर सकता है वैसी ही स्थिति में बिल्कुल भी नहीं डरता। कभी कभी ज्ञान ही भय पैदा करता है क्योंकि वह खतरे को जल्दी ही प्रकट कर देता है। इस प्रकार जंगली आदमी जंगल में कोई पंच चिन्ह देखकर आतंकित हो जाएगा और उसका अर्थ न जानने वाले बाहरी मनुष्य के लिए इसका कोई महत्व नहीं है।
उसके लिए इसका इतना ही अर्थ है कि कोई जंगली पशु आसपास मौजूद है और अनुभवी नाविक क्षितिज पर छोटा सा मेघखंड देखकर चिंतित हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ यह है कि तूफान आने वाला है। पर मुसाफिर के लिए इस मेघखंड का कोई अर्थ नहीं है, परंतु गहराई से विचार करने पर हमें अपने इस ख्याल को ऊपर से नीचे तक बदलना होगा कि आलंबननिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, चिंता, बुद्धि संगत और इष्टकर या वांछनीय है। खतरे को निकट देखकर इष्टकर या वांछनीय व्यवहार तो सचमुच यही होगा कि ठंडे दिमाग से यह सोचा जाए कि आने वाले खतरे के मुकाबले में हमारे पास कितनी ताकत है, और फिर यह फैसला किया जाए कि सफलता की सबसे अधिक आशा पलायन से है या बचाव से या हमले से। पर त्रास का इसमें कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक कार्य उतनी ही अच्छी तरह बल्कि उससे भी अधिक अच्छी तरह किया जा सकेगा यदि त्रास पैदा ना हो। आप यह भी देखेंगे कि जब त्रास अधिक होता है तब वह बहुत ही अनिष्टकर हो जाता है। यह सारी क्रिया यहाँ तक कि पलायन या भागने में भी असमर्थ कर देती है। खतरे की प्रतिक्रिया आमतौर से दो चीजों के मेल के रूप में होती है, भय मनोविकार और प्रतिरक्षात्मक कार्यवाही। डरा हुआ पशु भयभीत होता है और भागता है, पर इसमें इष्टकर या वांछनीय बात भागना है, भयभीत होना नहीं। इसीलिए यह धारणा प्रबल हो जाती है कि चिंता पैदा होना कभी भी वांछनीय नहीं। शायद त्रास वाली स्थिति की अधिक बारीकी से छानबीन करने पर हम इसे अच्छी तरह समझ सकेंगे। इसके बारे में पहली बात खतरे के लिए तैयारी है, जो पहले से अधिक तीव्र ज्ञानेंद्रिय अवबोधन और कर्मेंद्रिय तनाव के रूप में प्रकट होती है। यह सशक्त तैयारी स्पष्टता लाभकारक होती है। सच पूछिए तो इसके अभाव में बड़े गंभीर परिणाम हो सकते हैं। तब इसके बाद एक और तो कर्मेंद्रिय की क्रिया होती है, जो प्रथमतः भागने और ऊंचे स्तर पर प्रतिरक्षा या बचाव की कार्यवाही के रूप में होती है, और दूसरी ओर इसके बाद वह अवस्था पैदा होती है जिसे हम चिंता या त्रास का संवेदन कहते हैं। यह त्रास का परिवर्धन जितना ही क्षण और संकेत मात्र होता है, उतना ही यह संचित तैयारी की अवस्था में, चिंता करने की अवस्था में आने में कम बाधा डालता है, और उतने ही अधिक वांछनीय रूप से सारा घटनाक्रम आगे बढ़ता है। इसे संचित तैयारी मुझे इष्ट कर या वांछनीय अंश प्रतीत होती है, और चिंता का परिवर्तन या बढ़ना अनिष्टकर या अवांछनीय अंश मालूम होता है। मैं यहाँ इस विवाद में नहीं पड़ूंगा कि चिंता या त्रास, एंजाइटी और ड्रेड, भय, फियर और डर, फ्राइट का आम प्रयोग में एक ही अर्थ होता है या अलग अलग। मेरी राय में चिंता स्थिति या अवस्था से संबंध रखती है और वह वस्तु या आलम्बन की ओर ध्यान नहीं देती, जबकि भय शब्द में वस्तु या आलम्बन की ओर ध्यान जाता है। डर शब्द का तो एक विशेष अर्थ मालूम होता है, अर्थात यह उस दशा से ही संबंध रखता है जो पहले संचित तैयारी बिना किए अप्रत्याशित रूप से आ पड़ने वाले खतरे से पैदा होती है। तो यह कहा जा सकता है कि चिंता डर से बचने का एक साधन है। आपके ध्यान में यह बात अवश्य आई होगी कि चिंता शब्द के प्रयोग में कुछ अस्पष्टता रहती है। आमतौर से यह समझा जाता है कि जिसे हमने परिवर्धित चिंता कहा है, उसके ज्ञान से उत्पन्न व्यक्तिनिष्ठ या आशयनिष्ठ अवस्था चिंता है। यह अवस्था एक भाव या मनोविकार कहलाती है। पर गतिकीय अर्थ में भाव या मनोविकार क्या होता है? यह निश्चित ही एक सकुल चीज है। भाव में सबसे पहले तो कुछ कर्म स्नायु उद्दीपन या विसर्जन होते हैं, और फिर कुछ संवेदन होते हैं, जो स्वयं दो प्रकार के होते हैं। कर्म स्नायु द्वारा की गई क्रियाओं का अवबोधन या ज्ञान, और भी प्रत्यक्ष रूप से सुखात्मक या दुखात्मक संवेदन, जिनसे भाव में उसका प्रधान स्वर पैदा होता है। पर मैं नहीं समझता कि यह वर्णन भाव के सार तत्व को स्पष्ट कर देता है। कुछ भाव में अधिक गहराई तक जाया जा सकता है, और यह देखा जा सकता है कि उस सारी सकुल संरचना को एक जगह बांधने वाली गांठ का स्वरूप किसी विशिष्ट बहुत अर्थपूर्ण पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति या दोहराने का होता है। यह अनुभव किसी सार्वत्रिक प्रारूप का
बहुत आरंभिक काल का संस्कार ही हो सकता है जो व्यष्टि के बजाय स्पीसीज के पूर्व इतिहास में रहा हो। अपनी बात अधिक स्पष्ट करने के लिए मैं यूं कह सकता हूं कि भाव की अवस्था की रचना हिस्टीरिया के दौरे जैसी अर्थात किसी संस्मरण का अवक्षेप होती है। इसीलिए हिस्टीरिया के दौरे की तुलना किसी नवनिर्मित व्यक्तिगत भाव से की जा सकती है और प्रकृत भाव की तुलना सार्वजनिक हिस्टीरिया से, जो मनुष्य मात्र को उत्तराधिकार में मिला है, की जा सकती है। यह मत समझिए कि भावों के विषय में मैं जो कुछ बता रहा हूँ वह प्रकृत मनोविज्ञान सामान्य संपत्ति है। इसके विपरीत ये अवधारणा मनोविश्लेषण की भूमि पर पैदा हुए हैं और ये वही दिलचस्प है। मनोविज्ञान भावों के विषय में जो कुछ कहता है, उदाहरण के लिए जेम्स रागे सिद्धांत, वह बाह्य मनोविश्लेषकों को बिल्कुल समझ में नहीं आता और हमारे लिए उस पर विचार करना असंभव है। पर हम भावों के विषय में जो कुछ जानते हैं वह कोई अंतिम रूप से निर्णीत बात नहीं है। यह तो इस रहस्यमय क्षेत्र में अपना पैर जमाने का आधार प्राप्त करने की पहली कोशिश है। अच्छा, तो हम समझते हैं कि हम यह जानते हैं कि इस चिंता भाव में पुनरावृत्ति के रूप में पुनरुत्पादित होने वाला यह आदि संस्कार क्या है। हम समझते हैं कि यह जन्म का अनुभव है। यह ऐसा अनुभव है जिसमें दुखात्मक भावनाओं का, उत्तेजन के विसर्जनों का और शारीरिक संवेदनों का ऐसा गुफन हो जाता है कि यह उन सब अवसरों के लिए जिसमें जीवन को खतरा होता है एक मूल रूप बन जाता है और फिर सदा हमारे अंदर त्रास या चिंता की अवस्था के रूप में बार बार पुनरुत्पादित होता है। रक्त के बदलते रहने में अर्थात भीतरी श्वसन में रुकावट से उद्दीपन में अत्यधिक वृद्धि के कारण जन्म के समय में चिंता अनुभव हुई थी। इसलिए पहली चिंता टॉक्सिक अर्थात विषीय कारण से पैदा हुई थी। जर्मन का ऑगस्टिट शब्द चिंता अंगुष्ठीय अंगे संकरा स्थान सांस लेने में होने वाले कसाव पर बल देता है। यह कसाव उस समय एक वास्तविक स्थिति के परिणाम स्वरूप पैदा हुआ था और बाद में किसी भी भाव से इसकी प्रायः सदा पुनरावृत्ति होती है। यह बात भी बड़ी व्यंजनापूर्ण है कि पहली चिंता अवस्था माता से अलग होने के मौके पर हुई। स्वभावतः हम यह मानते हैं कि इस पहली चिंता अवस्था को पुनरुत्पादित करने की प्रवृत्ति, यह स्वभाव जीव पिंड में इतनी गहराई से आत्मसात हो गया है कि असंख्य पीढ़ियों में कोई एक मनुष्य भी चिंता भाव से नहीं बच सकता, चाहे वह किंवदंतियों में आने वाला मैकडफ ही क्यों न हो, जो अपनी माता के गर्भ से चीर कर असमय में ही निकाल लिया गया था और इसलिए जिसने जन्म काल का स्वयं अनुभव नहीं किया। स्तनपायी प्राणियों के अलावा दूसरे प्राणियों के लिए चिंता अवस्था का मूल रूप क्या होगा, यह हम नहीं कह सकते। हम यह नहीं जानते कि उनमें संवेदनों का वह संपूर्ण कौन सा है जो हमारे भय के तुल्य है। शायद आपको यह जानने में दिलचस्पी होगी कि इस तरह के विचार पर हम कैसे पहुंचे कि जन्म चिंता भाव का मूल स्रोत और मूल रूप है। इसमें परिकल्पना का कोई कार्य नहीं था। इसके विपरीत मैंने आम जनता के प्रतिभा ज्ञान संपन्न मन से एक विचार लिया। बहुत वर्ष पहले कुछ तरुण चिकित्सक जिनमें मैं भी था, भोजन के लिए मेज के इर्द गिर्द बैठे थे और गर्भ चिकित्सालय का डॉक्टर हमें दाइयों के हाल में हुई परीक्षा की मनोरंजक बातें बता रहा था। एक परीक्षार्थी से जब यह पूछा गया कि जन्म के समय मैकोनिया शिशु का मल पानी में मौजूद हो तो इसका क्या अर्थ है, तो उसने तुरंत उत्तर दिया, बालक डर गया है। उसका मजाक उड़ाया गया और उसे फेल कर दिया गया। पर मैं मन ही मन उसके पक्ष में हो गया और मुझे यह संदेह होने लगा कि उस बेचारी अनपढ़ औरत के निर्मूल अवबोधन में एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध सूत्र का उद्घाटन किया है। अब स्नायविक चिंता पर विचार कीजिए। स्नायविक व्यक्तियों की चिंता में कौन कौन सी विशेष बातें और अवस्थाएं होती हैं, इस विषय में बहुत कुछ वर्णन करना होगा। सबसे पहले तो उनमें एक व्यापक भय का भाव दिखाई देता है, जिन्हें हम मुफ्त उड़ती हुई चिंता कहते हैं, जो जरा भी उपयुक्त दिखने वाले किसी भी विचार से अपने को जोड़ने को तैयार रहती है और निर्णय पर असर डालती है, भविष्य की आशंका पैदा कर देती है और यह प्रतीक्षा करती रहती है कि उसका औचित्य सिद्ध करने वाला कोई अवसर आए। इस अवस्था को हम साशंक त्रास या सचिंत आशंका कहते हैं। इस तरह की चिंता से पीड़ित लोग सदा सब संभव परिणामों से सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करते हैं, प्रत्येक आकस्मिक घटना को अपशकुन मानते हैं और प्रत्येक अनिश्चितता का बुरे से बुरा अर्थ लगाते हैं।
बुरा होने की इस तरह की आशंका की प्रवृत्ति कुछ रोगों में चरित्र के गुण के रूप में होती है, जिन्हें और किसी रूप में रोगी नहीं कहा जा सकता, और उन्हें हम अति चिंतित, अति त्रस्त या निराशावादी कहते हैं। पर जिस स्नायु रोग को मैंने चिंता स्नायु रोग कहा है, उसके साथ सदा शासक चिंता बहुत मात्रा में होती है। इस चिंता स्नायु रोग को मैं असली स्नायु रोगों में रखता हूँ। चिंता के इस प्ररूप के मुकाबले में दूसरी ओर इसका एक दूसरा रूप भी है, जो मन में बहुत अधिक सीमित क्षेत्र में घिरा हुआ होता है और कुछ निश्चित वस्तुओं और स्थितियों से जुड़ा हुआ रहता है। यह चिंता बड़ी विविध और विचित्र फोबिया या भीतियों की चिंता है। प्रसिद्ध अमेरिकन वैज्ञानिक स्टैनली हॉल ने हाल में इस बहुत सारी भीतियों या फोबिया को बड़े यूनानी नाम देने का परिश्रम किया है। वे सुनने में मिस्र के 10 जिन्नों जैसे मालूम होते हैं। फर्क इतना ही है कि ये 10 से बहुत अधिक है। जरा देखिए कि भीति का आलंबन कौन कौन सी चीज हो सकती है। अंधेरा, खुली हवा, खुले स्थान, बिल्लियां, मकड़े, टिड्डे, सांप, चूहे, बिजली की गरज, तेज नोक, खून, घिरी हुई जगह, भीड़, एकांत, पुलों को पार करना, धरती या समुद्र पर यात्रा इत्यादि। इस गौरवझारे को कुछ काबू में लाने के लिए हम उन्हें 3 समूह में बांट देते हैं। भय पैदा करने वाली बहुत सी वस्तुएं और स्थितियां तो हम प्रकृति या स्वस्थ लोगों के लिए भी भयानक है। उनका खतरे से कुछ संबंध है, और ये भीतियां या फोबिया हमें कुछ हद तक समझ में आती है, हालांकि उसकी तीव्रता अति रंजित है मालूम होती है। उदाहरण के लिए हम में से अधिकतर लोगों को सांप देखकर परे हट जाने की भावना पैदा होती है। कहा जा सकता है कि सांप भीति मानव जाति में सब जगह मौजूद है। चार्ल्स डार्विन ने इस बात का बहुत सजीव वर्णन किया है कि किस तरह वह अपनी ओर तेजी से आने वाले सांप को देखकर अपने त्रास को नियंत्रित नहीं कर सका, यद्यपि वह यह जानता था कि एक मोटे शीशे के भीतर वह सुरक्षित है। दूसरे समूह में वे स्थितियां हैं जिनका अब भी खतरे से कुछ संबंध है, पर वह खतरा आमतौर से बहुत मामूली समझा जाता है। अधिकतर स्थिति भीतियां इस समूह में आती है। हम जानते हैं कि घर में रहने के समय की अपेक्षा रेलगाड़ी में विनाश अर्थात टक्कर का सामना होने का अधिक मौका है। हम यह भी जानते हैं कि जहाज डूब सकता है, और ऐसा होने पर आमतौर से आदमी डूब जाते हैं, पर हम इन खतरों पर सोचते नहीं रहते और बिना चिंता के रेल और जहाज में सफर करते हैं। यह भी निश्चित है कि यदि कोई पुल ऐसे समय टूट जाए जब हम उसे पार कर रहे हो तो हम जलधारा में जा पाएंगे, पर ऐसी घटना इतनी कम होती हैं कि हम इन्हें विचार करने योग्य खतरा नहीं समझते। एकांत में भी खतरे हैं और कुछ परिस्थितियों में हम इनसे बचना चाहते हैं, पर यह नहीं कि हम किसी भी अवस्था में क्षण भर के लिए भी इसे सहन नहीं कर सकते। यही बात भीड़, घिरी हुई जगह, बिजली की गरज आदि पर लागू होती है। इन भीतियों में हमारे लिए अपरिचित बात उनकी वस्तु उतनी नहीं है जितनी कि उनकी तीव्रता। किसी भीति या फोबिया के साथ जो चिंता होती है वह निश्चित रूप से अवर्णनीय है, और कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि स्नायु रोगी उन वस्तुओं से सचमुच जरा भी नहीं डरती जिनसे हमारे अंदर कुछ स्थितियों में चिंता पैदा हो जाती है और जिन्हें वे उन्हीं नामों से पुकारते हैं। अब एक तीसरा समूह रह जाता है जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। जब कोई ताकतवर वयस्क आदमी अपने ही सुपरिचित नगर में किसी सड़क या चौराहे को पार करने में डरता है, या जब कोई स्वस्थ और वयस्क स्त्री सिर्फ इस कारण प्राय बेहोश हो जाती है कि कोई बिल्ली उसके कपड़े से रगड़ती चली गई या कोई चूहा कमरे में से भागा, तो हमें इन घटनाओं का किसी खतरे से संबंध कैसे दिखाई दे सकता है। पर स्पष्टता इन लोगों के लिए खतरा मौजूद है। इस तरह की मनुष्येतर प्राणी भीति में यह नहीं कहा जा सकता कि उनके प्रति मनुष्य की घृणा अधिक तीव्र हो जाने के कारण ऐसा होता है। असल में बिल्कुल इसके विपरीत बात सिद्ध होती है, क्योंकि ऐसे कितने ही लोग हैं जो उदाहरण के लिए बिल्ली को देखकर उसे अवश्य अपनी ओर बुलाएंगे और थपथपाएंगे। चूहे से बहुत सारी स्त्रियां डरती हैं, पर फिर भी यह बहुत प्रचलित पुकारने का नाम है। बहुत सी लड़कियां जो अपने प्रेमियों द्वारा इस नाम से पुकारे जाने पर प्रसन्न हो जाती है। इस छोटे से सचमुच
कि प्राणी को देखकर भय से चिल्ला उठती हैं। जो आदमी सड़कें और चौराहे पार करने में डरता है, उसके व्यवहार से हमें एक ही बात प्रतीत होती है कि वह छोटे बालक की तरह व्यवहार कर रहा है। बालक को सीधे शब्दों में यह समझाया जाता है कि ऐसी स्थितियां खतरनाक होती हैं और इस आदमी की चिंताएं भी तब दूर हो जाती हैं जब कोई और आदमी उसे खुली जगह से पार करा देता है। चिंता के जिन दो रूपों का वर्णन हमने किया है, अर्थात मुक्त होता हुआ शासक त्रास और वह यह वास जो भीतिया या फोबिया से बना हुआ है, वे एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कुछ आगे बढ़ने पर दूसरा बन जाता हो। ऐसा बहुत कम होता है कि वे जोड़े हुए हों, और वह भी मानो कभी संयोगवश। साधारण भयपूर्णता के तीव्रतम रूप से भी भीति या फोबिया पैदा होना आवश्यक नहीं। जिन लोगों को सारे जीवन एगोरा फोबिया या खुला स्थान पार करने की भीति सताती रही है, वे निराशावादी शासक त्रास से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। बहुत सी भीतियां, उदाहरण के लिए खुले स्थानों का या रेल यात्रा का यह भय या पहली बार मनुष्य के जीवन में ही स्पष्ट रूप से पैदा होती है, और भीतियां जैसे अंधेरे, बिजली या मनुष्येतर प्राणियों का भय शुरू से मौजूद मालूम होती है। पहले प्रकार की भीतियां गंभीर रोग की सूचक है और दूसरे प्रकार की विलक्षणताओं की सूचक है। जिस मनुष्य में इन पीछे वाली भीतियों में से कोई विद्यमान है, उसके बारे में यह समझा जा सकता है कि उसमें इस जैसी और भी भीतियां होंगी। इतनी बात और कह दूं कि हम इन सब भीतियों को चिंता हिस्टीरिया के अंतर्गत रखते हैं, अर्थात हम उन्हें इस प्रसिद्ध विकार से निकट संबंध रखने वाला मानते हैं जो कन्वर्जन हिस्टीरिया या कायापलट हिस्टीरिया कहलाता है। स्नायु रोगियों की चिंता का जो तीसरा रूप है, वह हमें उलझन में डाल देता है कि चिंता का और जिस खतरे से डर है उसका जरा सा भी संबंध नहीं दिखाई देता। यह चिंता उदाहरण के लिए हिस्टीरिया के लक्षणों के साथ पैदा होती है। यह उत्तेजन की अनेक अवस्थाओं में पैदा होती है, जिनमें हमें यह तो आशा करनी चाहिए कि कोई भाव प्रदर्शित होगा, पर वह चिंता भाव ही होगा, यह आशा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यह परिस्थिति से कोई संबंध न रखने वाला और हमें तथा रोगी को भी न समझ में आने वाला एक असंबद्ध चिंता दौरा होता है। दूर दूर तक देखने पर भी कोई ऐसा खतरा या मौका नजर नहीं आता जिसे अति रंजित रूप देकर भी इसका कारण बताया जा सके। इसलिए इन आप से आप पैदा होने वाले दौरों या आक्रमणों से यह पता चलता है कि उस सकुर दशा को, जिसे हम चिंता कहते हैं, दो खंडों में बांटा जा सकता है। सारे हमले या दौरे को एक तीव्र परिवर्धित लक्षण, कपकपी, कमजोरी, दिल की धड़कन, सांस बंद होने के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, और वह सामान्य भावना जिसे हम चिंता कहते हैं बिल्कुल अनुपस्थित हो सकती है या नजर में आने के अयोग्य हो गई हो सकती है, और फिर भी यह अवस्था की चिंता पर्याय कहलाती है। वही रोगात्मक और कारणात्मक प्रामाणिकता है जो स्वयं चिंता थी। अब दो सवाल पैदा होते हैं। क्या इस नायविक चिंता को, जिसमें खतरे का बहुत ही थोड़ा स्थान होता है या बिल्कुल भी स्थान नहीं होता, आलंबन निष्ठ चिंता से, जो सारत खतरे की एक प्रतिक्रिया है, संबंध जोड़ना संभव है? और इस नायविक चिंता को किस रूप में समझा जाए? अभी तो हम इसकी आशा पर डर रहेंगे कि जहाँ चिंता है वहाँ कोई ऐसी चीज भी अवश्य होनी चाहिए जिससे व्यक्ति डरता है। रोगियों को देखने से स्वाभाविक चिंता को समझने की दिशा में अनेक सूत्र मिलते हैं, और अब मैं उनके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। यह समझना कठिन नहीं है कि शासक त्रास या सामान्य भय का यौन जीवन के कुछ प्रक्रमों से यह कहा जाए कि राग उपयोजन, अर्थात राग को उपयोग में लाने की कुछ रीतियों से घनिष्ठ संबंध है। इस प्रकार की सबसे सरल और सबसे शिक्षाप्रद अवस्था उन लोगों में पैदा होती है जो कुंठित उत्तेजन अनुभव होने की स्थिति पैदा करते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति
पैदा करते हैं जिसमें प्रबल यौन उत्तेजन नाकाफी विसर्जन अनुभव करता है और संतुष्टि देने वाली परिणति तक नहीं ले जाया जाता। यह अवस्था उदाहरण के लिए पुरुषों में सगाई हो जाने के बाद होती है और उन स्त्रियों में होते हैं जिनके पतियों में काफी पुरुषत्व नहीं होता या जो लोग संभोग बहुत तेजी से या गर्भाधान को रोकने के विचार से अधूरा करते हैं। इन अवस्थाओं में रागात्मक उत्तेजन लुप्त हो जाता है, उसके स्थान पर चिंता आ जाती है। यह चिंता शासक त्रास के रूप में होती है और चिंता के दौर तथा चिंता पर्यायों के रूप में भी होती है। अधूरा संभोग जो गर्भाधान से बचने के लिए किया जाता है, जब नियमित आदत बन जाता है तब वह पुरुषों में और स्त्रियों में और भी विशेष रूप से चिंता स्नायु रोग का इतना नियमित कारण होता है कि ऐसे सब रोगियों में डॉक्टरों को सबसे पहले इसी कारण के होने की खोज करनी चाहिए। असंख्य उदाहरणों से पता चलता है कि जब अधूरे संभोग की लत छोड़ दी जाती है तब चिंता स्नायु रोग भी जाता रहता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ अब वे डॉक्टर भी इस बात से इनकार नहीं करते जो मनोविश्लेषण से विमुख रहते हैं कि यौन संयम और चिंता अब स्थायियों में कुछ संबंध मौजूद है, तो भी मैं आसानी से यह कल्पना कर सकता हूँ कि वे इस संबंध को उल्टा रखते हैं और यह विचार पेश करते हैं कि इन लोगों में भयपूर्णता की पूर्व प्रवृत्ति होती है और इसलिए वे यौन मामलों में सतर्कता बरतते हैं। यही बात और अधिक निश्चित रूप में उन स्त्रियों में होने वाली प्रतिक्रियाओं में दिखाई देती है जिनमें मैथुन कार्य सारत निष्क्रिय होता है और इसलिए इसका रास्ता पुरुष द्वारा किए गए आचरण से ही निश्चित होता है। किसी स्त्री में संभोग की इच्छा और संतुष्टि का सामर्थ्य जितना अधिक होगा उतने ही अधिक निश्चित रूप में पुरुष की नपुंसकता या अधूरे संभोग के लक्षण प्रकट होंगे। पर जिन स्त्रियों में उतनी संवेदनशीलता नहीं होती, जिनमें काम क्षुधा इतनी प्रबल नहीं होती, उनमें इस तरह के दुष्कर्म से बहुत कम गंभीर परिणाम होते हैं। यौन विरति में भी जिसकी डॉक्टर लोग आजकल इतने उत्साह से सिफारिश करते हैं, चिंता अवस्थाओं का सिर्फ तब यही का अर्थ होता है जबकि राग जिसके संतोषजनक रूप से निकलने का रास्ता रोका जाता है बहुत प्रबल हो और उदात्तीकरण में उसका बहुत अधिक मात्रा में उपयोग न हो रहा हो। रोग पैदा होगा या नहीं इसका उत्तर सदा मात्रा पर निर्भर है। रोग के अलावा भी चरित्र निर्माण के क्षेत्र में यह आसानी से देखा जा सकता है कि यौन संयम के साथ कुछ चिंतातुरता और सतर्कता रहती है, जबकि निर्भयता और साहसपूर्ण भावना के साथ यौन आवश्यकताओं को बिना रुकावट सहन करने की प्रवृत्ति रहती है। सभ्यता के बहुरूपी प्रभावों से यह संबंध कितना ही बदल जाए या उलझ जाए, पर यह बात निर्विवाद है कि औसत आदमी के लिए चिंता और यौन रुकावट का नजदीकी संबंध है। मैंने आपको वे सब प्रेक्षण नहीं बताए हैं जो राग और चिंता के इस जन्नात्मक संबंध सूत्र का संकेत करते हैं। उदाहरण के लिए जीवन के कुछ कारणों जैसे तरुणावस्था और रजोबोध की चिंता अवस्थाओं पर होने वाले प्रभाव में राग का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है। उत्तेजना की बहुत सी अवस्थाओं में भी यौन उत्तेजन और चिंता का सम्मिश्रण प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और इसी तरह चिंता उत्तेजन के स्थान पर अंत में चिंता का आ जाना भी स्पष्ट होता दिखाई देता है। इन सब बातों से दो धारणाएं बनती है। पहली तो यह कि इसमें प्रकृत उपयोग में आने से वंचित राग का संचय होता है। दूसरी यह कि इसमें सिर्फ कायिक प्रकरण होते हैं। यौन इच्छा से चिंता कैसे बन जाती है यह बात इस समय स्पष्ट नहीं है। हम सिर्फ यह बात निश्चित रूप से पता लगा सकते हैं कि इच्छा का अभाव है और उसके स्थान पर चिंता दिखाई पड़ती है। दूसरा सूत्र मनोस्नायु रोगों खासकर हिस्टीरिया के विश्लेषण से प्राप्त होता है। हम पहले कह चुके हैं कि इस रोग के लक्षणों के साथ चिंता भी प्रायः होती है और अनबधी चिंता जीर्ण रोग के रूप में मौजूद हो सकती है या दौरों में प्रकट हो सकती है। रोगी यह नहीं कह सकते कि वे किस चीज से डरते हैं। वे इनका संबंध मरना, पागल होना, चोट खाना आदि बहुत अधिक सुविधाजनक भीतियों के असंदिग्ध परवर्ती विसर्जन से जोड़ लेते हैं। जब इस अवस्था का विश्लेषण करते हैं जिससे चिंता अथवा चिंता के साथ मौजूद लक्षण पैदा हुए, तब
हम साधारणतः यह जान लेते हैं कि कौन सा प्राकृत मानसिक प्रक्रम मार्ग में रोक दिया गया है जिसके स्थान पर चिंता प्रकट हुई है। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह कहा जा सकता है, अचेतन प्रक्रम का अर्थ हम इस तरह लगाते हैं जैसे इसका दमन नहीं हुआ है और यह बिना रुकावट चेतना में चला गया है। इस प्रक्रम के साथ कोई खास भाव नहीं रहा होगा और अब हम आश्चर्य से देखते हैं कि प्रत्येक रोगी में इस भाव के स्थान पर जो सामान्यतः मानसिक प्रक्रम के साथ चेतना में पहुंच जाता है, चिंता आ जाती है, चाहे यह पहले किसी भी प्रकार का रहा हो। इस प्रकार जब हमारे सामने हिस्टीरिकल चिंता दशा हो तब उसका अचेतन सह संबंधी उसी तरह का कोई उत्तेजन हो सकता है जैसे साधारण भय, लज्जा, परेशानी, या इसी तरह संभव है कि यह धनात्मक घनात्मक वागगत उत्तेजन हो। यह संभव है कि यह कोई विरोधी और प्रचंड उत्तेजन हो जैसे गुस्सा। इस प्रकार चिंता यह आम चालू सिक्का है जो सब भावों के बदले मिल सकता है या जिसके बदले सब भाव मिल सकते हैं, जबकि तत्संबंधी मनोबिंबात्मक वस्तुगत दमन किया गया हो। तीसरा प्रेक्षण उन रोगियों से मिला है जिनके लक्षण मनोग्रस्तता का रूप धारण कर लेते हैं और जिनमें चिंता से प्रभावित न होने की विशेषता दिखाई देती है। जब हम उन्हें उनके मनोग्रस्त कार्य करने से रोकते हैं या जब वे स्वयं अपने किसी मनोग्रस्त कार्य को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तब एक भीषण त्रास उन्हें इस अनिवार्यता के आगे से झुकाने और उस कार्य को करने के लिए मजबूर कर देता है। हम देखते हैं की चिंता मनोग्रस्त कार्य के नीचे छिपी हुई है और यह त्रास की भावना से बचने के लिए ही की जाती है। इसलिए मनोग्रस्तता स्नायु रोग में चिंता के स्थान पर लक्षण निर्माण हो जाता है। यदि यह ना होता तो चिंता पैदा हो जाती और जब हम हिस्टीरिया पर ध्यान देते हैं तब हमें ऐसा ही संबंध मौजूद दिखाई देता है। दमन के परिणाम स्वरूप या तो शुद्ध परिवर्धित चिंता होती है या लक्षण निर्माण के साथ चिंता होती है और चिंता के बिना लक्षण निर्माण होता है। इसीलिए सूक्ष्म अर्थ में ऐसा कहना सही मालूम होता है कि लक्षण सब के सब चिंता से बचने के लिए ही पैदा होते हैं, अन्यथा उनका परिवर्तन अवश्य होता है। इस प्रकार स्नायु रोगों की समस्याओं में चिंता हमारी दिलचस्पी में सबसे आगे आ जाती है। हमने चिंता स्नायु रोग को देखकर यह नतीजा निकाला था कि राग का अपने प्रकृत उपयोजन से हटाओ जिससे चिंता मुक्त हो जाती है कायिक प्रक्रमों के आधार पर हुआ है। हिस्टीरिकल और मनोग्रस्तता स्नायु रोग के विश्लेषण से यह नतीजा भी निकलता है कि मन में स्थित चिंताओं की स्थित संस्थाओं की ओर से विरोध के बाद ऐसा ही हटाव और ऐसा ही परिणाम हो सकता है। इसलिए हमें स्नायविक चिंता के पैदा होने के बारे में इतना ही पता है कि यह जगह अनिश्चित बात मालूम होती है, पर इस समय कोई और रास्ता भी नहीं है जो हमें और आगे ले जा सके। हमने जो दूसरा कार्य उठाया था अर्थात स्नायविक चिंता अप्रकृत रूप से प्रयोग में आए राग और आलंबन निष्ठ चिंता जो खतरे की प्रतिक्रिया की संवादी है का संबंध सूत्र स्थापित करना, उसे पूरा करना और भी कठिन मालूम होता है। आप सोचेंगे कि दोनों चीजों में कुछ सादृश्य नहीं हो सकता, पर फिर भी ऐसे कोई साधन नहीं है जिनसे स्नायविक चिंता के संवेदनों और यथार्थ चिंता के संवेदनों में विवेक किया जा सकता है। अभीष्ट संबंध सूत्र अहम तथा राग के इतनी बार पेश किए गए वैषम्य में ढूंढा जा सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, चिंता का परिवर्तन खतरे पर अहम की प्रतिक्रिया और भागने की तैयारी का संकेत है। इसके बाद यह कल्पना बहुत दूरारू नहीं रहती कि स्नायविक चिंता में भी अहम अपने राग की पुकार या आवश्यकता से दूर भाग जाने की कोशिश कर रहा है और इस भीतरी खतरे को बाहरी खतरा समझ रहा है। तब हमारी यह आशा पूरी हो जाएगी कि जहाँ चिंता मौजूद है वहाँ कोई ऐसी चीज भी अवश्य होनी चाहिए जिससे आदमी डरता है, पर यह सादृश्य और आगे भी चलता है। जैसे बाहरी खतरे से भागने की कोशिश करने वाला तनाव अपने क्षेत्र में जमे रहने और बचाव या प्रतिरक्षा की उपयुक्त कार्यवाही करने, इन दो भागों में खंडित हो जाता है। ठीक वैसे ही स्नायविक चिंता के परिवर्तन से
एक लक्ष्यों निर्माण पैदा हो जाता है जिससे चिंता परिसीमित हो सकती है। अब इसे समझने में हमें जो कठिनाई है वह कहीं और है। वह चिंता जो अहम के अपने राग से बचकर भागने को सूचित करती है, फिर भी उसी राग में से पैदा हुई मानी जाती है। यह बात अस्पष्ट है और हमें यह ना भूलना चाहिए कि किसी व्यक्ति का राग मूलतः उस व्यक्ति का हिस्सा है और उस व्यक्ति से इस राग का इस तरह वैषम्य नहीं दिखाया जा सकता जैसे कि राग कोई बाहरी चीज हो। चिंता परिवर्तन की स्थान व्यक्तिय गतिकी का सवाल हमारे लिए अब भी अस्पष्ट है, अर्थात किस किस प्रकार की मानसिक ऊर्जाएं खर्च हो रही हैं और वे किस किस स्थान से संबंधित है। मैं इस प्रश्न का भी उत्तर देने का वचन आपको नहीं देता, पर हम दो और सूत्रों को पकड़कर अवश्य चलेंगे। उनमें भी अपनी कल्पना को सहारा देने के लिए प्रत्यक्ष प्रेक्षण और विश्लेषणीय अनुसंधान की फिर सहायता लेंगे। अब हम बालकों में होने वाली चिंता के उद्गमों पर और भीतियों या फोबिया से संबंधित स्नायविक चिंता के उद्गम पर विचार करेंगे। भयपूर्णता बालकों में आमतौर से पाई जाती है और यह फैसला करना काफी कठिन है कि यह आलंबन निष्ठ चिंता है या स्नायविक चिंता। सच पूछिए तो स्वयं बच्चों के मुख से इस विवेक की सार्थकता पर ही आपत्ति भी पैदा हो जाती है, क्योंकि एक ओर तो हमें यह देखकर आश्चर्य नहीं होता कि बच्चे नए आदमियों, नई वस्तुओं और स्थितियों से डरते हैं और अपने मन में हम इस प्रतिक्रिया का बड़ी आसानी से यह कारण समझ लेते हैं कि वे कमजोर और अज्ञानी हैं। इस प्रकार हम बालकों में आलंबन निष्ठ चिंता की प्रबल प्रवृत्ति बताते हैं और यदि यह भयपूर्णता जन्मजात होती तो हम इसे व्यवहारिक ही मानते। बालक प्रागैतिहासिक मनुष्य के और आदिम मानव के व्यवहार को ही आज दोहरा रहा है, जो अपने अज्ञान और असमर्थता के कारण हर एक नई और अपरिचित चीज से और बहुत सी परिचित चीजों से त्रास अनुभव करता है। पर इनमें से कोई भी चीज अब हमारे अंदर भय पैदा नहीं करती। यदि बालकों की भीतियां असत वैसी ही है जैसी मानव परिवर्तन के आदिम कालों में उपस्थित समझी जा सकती है, तो यह बात भी हमारी आशाओं से मेल खाती है। दूसरी ओर इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि सब बालक एक समान भयपूर्ण या डरने वाले नहीं होते। जो बालक सब तरह की वस्तुओं और स्थितियों से अधिक डरते हैं वे ही बाद में स्नायु रोगी बनते हैं। इसलिए स्नायविक स्वभाव का एक चिन्ह यह है कि उसमें आलंबन निष्ठ चिंता की एक बहुत प्रवृत्ति होती है। स्नायविकता के बजाय भयपूर्णता प्राथमिक स्थिति मालूम होती है। इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि बालक और बाद में वयस्क अपने राग की शक्ति से त्रास सिर्फ इस कारण अनुभव करता है क्योंकि वह हर चीज से डरता है। तब चिंता का स्वयं राग से पैदा होना भी अस्वीकार कर दिया जाएगा और यथार्थ चिंता की अवस्थाओं के अनुसंधान से हम तर्क द्वारा इस विचार पर पहुंचेंगे कि स्नायु रोग का अंतिम कारण व्यक्तिगत कमजोरी और लाचारी की चेतना है, जिसे ये एडलर आत्महीनता कहता है, जबकि वह बाद के जीवन में भी कायम रह सकती है। यह बात इतनी सरल और तर्क युक्त दिखाई देती है कि इसकी ओर हमारा ध्यान बरबस खिंच जाता है। यह सच है कि इसके लिए हमें वह दृष्टिकोण बदलना होगा जिससे हम स्नायविकता की समस्या को देखते हैं। यह बात की आत्महीनता की ये भावनाएं बाद के जीवन में कायम रहती हैं और चिंता तथा लक्षण निर्माण की प्रवृत्ति भी रहती है। इतनी अच्छी तरह सिद्ध मालूम होती है कि जब किसी अपवाद रूप रोगी में, जिसे हम स्वास्थ्य कहते हैं, वह परिणाम रूप में दिखाई देता है, तब और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता पैदा होती है। बालकों की भयपूर्णता को नजदीक से देखने पर क्या पता चलता है? छोटा बालक सबसे पहले अपरिचित रोगों से डरता है। स्थितियों का महत्व उनसे संबंधित व्यक्तियों के कारण होता है और आलंबन या वस्तुएं और भी बहुत बाद में आती हैं। पर क्या बालक इन अजनबी लोगों से इस कारण नहीं डरता कि उनमें बुरे आशय की आशंका है? उसकी शक्ति से अपनी कमजोरी की तुलना करता है
और इस प्रकार उनका अस्तित्व सुरक्षा और अपनी दुख से विमुक्ति के लिए खतरा समझता है। बालक के बारे में यह समझना कि वह संसार में अपने से बहुत प्रबल, आक्रामक शक्ति के प्रति संदेहशील और सबसे उससे डरा हुआ रहता है, बहुत ही घटिया सैद्धांतिक विचार है। इसके विपरीत बालक अजनबी शकल से इस कारण डरकर चिल्ला उठता है क्योंकि उसे एक प्यारी और परिचित शकल मुख्यतः अपनी माता का अभ्यास पड़ा हुआ है और इसलिए वह उसकी ही आशा करता है। उसकी निराशा और लालसा ही त्रास में परिवर्तित हो जाती है। उसका राग जो उस समय खर्च नहीं हो सका और जो उस समय निलंबित या निष्क्रिय भी नहीं रह सकता, त्रास में बदलकर विसर्जित हो जाता है। यह भी संयोगवश नहीं हो सकता कि इस स्थिति में जो बालक की चिंता का मूल रूप है, जन्मकाल की प्राथमिक चिंता अवस्था की दशा, माता से अलगाव, फिर सामने आती है। बालकों में स्थितियों की पहली भीतियां अंधेरे और अकेलेपन से संबंधित होती है। अंधेरे की भीति प्रायः सारे जीवन बनी रहती है। दोनों में सामान्य वस्तु अनुपस्थित परिचारक की अर्थात माता की अभिलाषा। एक बार अंधेरे से डरे हुए बालक को मैंने यह कहते सुना, चाची मुझसे बात करो, मैं डरा हुआ हूँ, इससे क्या लाभ, तुम मुझे देख तो नहीं सकते। जिस पर बालक ने जवाब दिया, कोई बातचीत करता रहे तो डर कम हो जाता है। इस प्रकार अंधेरे में अनुभूत लालसा अंधेरे के भय में रूपांतरित हो जाती है, बजाय इस नतीजे के कि स्नायविक चिंता आलंबननिष्ठ चिंता का सिर्फ प्रवृत्ति और विशेष रूप है। हम यह देखते हैं कि छोटे बालक में कुछ ऐसी चीज है जो वास्तविक चिंता की तरह व्यवहार करती है और उसमें स्नायविक चिंता की एक सारभूत विशेषता अर्थात अविसर्जित राग से उद्गम मौजूद है। सच्ची आलंबननिष्ठ चिंता का बहुत ही थोड़ा अंश बालक दुनिया में प्रकट करता मालूम होता है। उन सब स्थितियों में जो बाद में भीतियों की अवस्था बन जाती है, जैसे ऊंचाई, पानी के ऊपर बने हुए पुल, रेलगाड़ियां और नौकाएं, बालक को कोई भय नहीं करता। वह जितना कम जानता है उतना ही कम डरता है। हम यही चाहते हैं कि उसमें ये जीवन संरक्षक निसर्ग बत्तियां जन्म से ही और अधिक होती हैं, तब उसकी देखभाल करने और उसे एक के बाद दूसरे खतरे के सामने पहुंचने से रोकने का काम बहुत हल्का हो जाता है। असल में आप देखते हैं, बालक शुरू में अपनी शक्तियों का बहुत अधिक अंदाजा लगाता है और बिना भय के व्यवहार करता है, क्योंकि वह खतरों को नहीं पहचानता। वह पानी किनारे दौड़ेगा, खिड़की पर चढ़ जाएगा, धारदार वस्तुओं से और आग से खेलेगा, अर्थात ऐसा कोई भी काम करने लगेगा जिससे उसे चोट लगती है और अपने देखभाल करने वालों को भयभीत कर देगा। हम उसे हर बात का अनुभव द्वारा सीखने का मौका नहीं देते, इसलिए उसमें यथार्थ चिंता अंत में बिल्कुल पूरे रूप में प्रशिक्षण के कारण ही पैदा होती है। अब यदि बहुत से बालक भयपूर्णता के इस प्रशिक्षण को बहुत आसानी से सीख लेते हैं और फिर उन खतरों को पहचान लेते हैं जिनके बारे में उन्हें चेतावनी नहीं दी गई, तो इसकी व्याख्या इस आधार पर की जा सकती है कि इन बालकों की शरीर रचना में रागात्मक आवश्यकता की औरों की अपेक्षा अधिक मात्रा जन्म से ही होती है, अर्थात उन्हें शुरू में ही राग की परितुष्टियों द्वारा बर्बाद कर दिया गया है। जो लोग बाद में स्नायविक हो जाते हैं वे भी इसी तरह के बालक होते हैं। मतलब यह है कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम जानते हैं कि स्नायु रोग के परिवर्तन के लिए सबसे अनुकूल परिस्थिति दबे हुए राग की प्रचुर मात्रा को अधिक देर तक सहन करने की असमर्थता ही है। अब आप देखते हैं कि यह शरीर रचना संबंधी कारक जिसकी उपस्थिति से हमने कभी इनकार नहीं किया, अपने पूरे रूप में दिखाई देता है। हम इसका विरोध सिर्फ तभी करते हैं जब दूसरे लोग इस पर इतना अधिक बल देते हैं कि और सब कारकों का निषेध हो जाए, और जब वे वहां भी शरीर रचना संबंधी कारक ले आते हैं जहां वह प्रेक्षण और विश्लेषण दोनों के सम्मत विचार के अनुसार नहीं होता या बहुत गौर अंश में होता है। बालकों में होने वाली भयपूर्णता के प्रेक्षण से निकाले गए निष्कर्षों का सारांश यही है कि शिशुओं के त्रास का आलम्बन निष्ठ चिंता वास्तविक खतरे के त्रास से कोई संबंध नहीं है। इसके विपरीत इसका वयस्कों की स्नायविक चिंता से नजदीकी संबंध है। यह स्नायविक चिंता की तरह अविसर्जित राग से पैदा होता है, और जो प्रेम आलम्बन इसे नहीं मिल पाता उसके स्थान पर यह किसी दूसरे बाहरी आलम्बन या किसी स्थिति को ले आता है।
अब आपको यह सुनकर खुशी होगी कि भीतियों के विश्लेषण से हमने जो कुछ सीखा है उससे कुछ और अधिक सीखा जा सकता है। उनमें भी वही बात होती है जो बालकों की चिंता में, जो राग विसर्जित नहीं किया जा सकता वह लगातार देखने में आलम्बनिष्ठ लगने वाली चिंता में बदलता रहता है, और इस प्रकार तुच्छ से बाहरी खतरे को उसका प्रतिनिधि मान लिया जाता है। राग उसकी कामना करता है। चिंता के इन दोनों रूपों में संवादिता आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि शिशुओं की भीतियां सिर्फ उन भीतियों के पूर्व रूप ही नहीं है जो बाद में चिंता हिस्टीरिया में दिखाई देती है, बल्कि वे उनकी सीधी आरंभिक अवस्था और पूर्व तैयारी होती है। हिस्टीरिया की प्रत्येक भीति का आरंभ बालकपन के किसी त्रास में ढूंढा जा सकता है, जिसका यह विस्तार चाहे उसकी वस्तु भिन्न ही क्यों ना हो, और इसे भिन्न नाम से ही पुकारना होगा। दोनों अवस्थाओं का अंतर उनके तंत्र का अंतर है। राग वयस्क में चिंता में परिवर्तित हो सके, इसके लिए ना ही काफी नहीं राग का कुछ समय के लिए उपयोग ना हो। वयस्क बहुत समय तक ऐसे राग को निलंबित या निष्क्रिय बनाए रखना या विभिन्न तरीकों से इसे कायम रखना सीख चुका है, पर जब राग किसी ऐसे मानसिक उत्तेजन से जुड़ जाता है जिसका दमन किया गया है, तब ऐसी ही अवस्थाएं पैदा हो जाती हैं जैसी बालक में, जिसमें अभी चेतन और अचेतन का कोई विभेद नहीं होता, और शिशु भीति की ओर प्रतिगमन मानो एक पुल बन जाता है जिससे राग को आसानी से चिंता में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको याद होगा कि हमने दमन पर कुछ विस्तार से विचार किया है, पर उस विचार में हम सिर्फ यहीं तक गए कि दमन किए जाने वाले मनोबिंब का क्या होता है, और यह स्वाभाविक भी था क्योंकि इसे पहचानना और पेश करना आसान था। पर अब तक हमने इस प्रश्न पर ध्यान नहीं दिया, और इस मनोबिंब से संबंधित मनोविकार या भाव का क्या होता है। और अब पहली बार हमें यह मालूम हुआ है कि भाव तुरंत चिंता में परिवर्तित हो जाता है। इससे कुछ मतलब नहीं कि यदि यह भाव अपने प्रकट मार्ग पर चला होता तो किस विशेषता वाला होता। इसके अतिरिक्त भाव का यह रूपांतरण दमन के प्रक्रम का अधिक महत्वपूर्ण परिणाम है। यह बात आपके सामने प्रतिपादित करना आसान नहीं, क्योंकि हम अचेतन भावों का अस्तित्व उसी अर्थ में नहीं मानते जिस अर्थ में हमने अचेतन मनोबिंबों का माना था। मनोबिंब कुछ दूर तक वैसे का वैसा ही रहता है, चाहे वह चेतन हो या अचेतन, अर्थात ज्ञात हो या अज्ञात। हम ऐसी कोई चीज निर्दिष्ट कर सकते हैं जो किसी अचेतन मनोबिंब की संवादी हो, पर भाव एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें ऊर्जा का विसर्जन आवश्यक है, और इसे मनोबिंब से बिल्कुल भिन्न समझना चाहिए। मानसिक प्रक्रमों के संबंध में अपनी ही परिकल्पनाओं को की गहरी परीक्षा और स्पष्टीकरण बिना किए हम यह नहीं कह सकते कि अचेतन में इसका संवादी कौन है, और यह कार्य यहाँ नहीं किया जा सकता। पर फिर भी हम अपनी यह धारणा बनाए रखेंगे कि चिंता के परिवर्धन का अचेतन स्थान से नजदीकी संबंध है। मैंने कहा था कि दमन किए जाने वाले राग का सबसे पहला भविष्य यह होता है कि यह चिंता में बदल जाता है, या और अच्छे ढंग से कहा जाए तो यह चिंता के रूप में विसर्जित हो जाता है, पर यह इसका अंतिम परिणाम नहीं। स्नायु रोगों में ऐसे प्रक्रम होते हैं जिनका उद्देश्य चिंता के परिवर्धन को रोकना होता है, और जो अनेक उपायों से ऐसा करने में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए भीतियों में स्नायविक प्रक्रम की दो क्रमिक अवस्थाएं साफ दिखाई देती हैं। पहली अवस्था दमन और राग का चिंता में परिवर्तन करती है, और उसी तरह राग किसी बाहरी खतरे से जुड़ जाता है। दूसरी अवस्था में वे सब सतर्कताएं और रक्षा साधन खड़े किए जाते हैं जिनसे इस बाहर के खतरे से सब तरह के संपर्क से बचा जा सके। दमन अहम का राग से दूर भागने का प्रयत्न है जिसे वह खतरनाक अनुभव करता है। भीति की तुलना एक किलेबंदी से की जा सकती है जो त्रस्त राग के लिए अब बाहर मौजूद बाहरी खतरे के मुकाबले में की गई थी। भीतियों के रूप में इस प्रतिरक्षा प्रणाली की कमजोरी निस्संदेह यह है कि यह किला जिसकी बाहर से इतनी अच्छी तरह रक्षा की जा रही है अंदर के खतरे के लिए खुला रहता है। राग से खतरे का बाहर प्रक्षेपण या आरोप कभी भी बहुत सफल नहीं हो सकता।
इसलिए अन्य स्नायु रोगों में चिंता के परिवर्धन की संभावना का मुकाबला करने के लिए दूसरी प्रतिरक्षा प्रणालियां अपनाई जाती हैं। यह स्नायु रोगों के मनोविज्ञान का बड़ा मनोरंजक हिस्सा है। बदकिस्मती से हम इसमें बहकर विषय से बहुत दूर चले जाएंगे, साथ ही इसके लिए इस समय के विशेष ज्ञान का मजबूत आधार भी चाहिए। मैं इतना ही और कह सकता हूँ कि मैंने पहले प्रति आवेशों की चर्चा की है जो अहम द्वारा दमन पर डाले जाते हैं और जिनका दमन के कायम रहने के लिए बना रहना जरूरी है। इस प्रति आवेश का ही यह काम है कि वह दमन के बाद चिंता के परिवर्धन के विरोध में अनेक प्रकार से बचाव का कार्य करे। अब फिर बीतियों पर आइए। मुझे आशा है कि अब आप यह समझ सकते हैं कि सिर्फ उनकी वस्तु की व्याख्या करने की कोशिश करना और उनके पैदा होने के स्थान के अलावा उनमें कोई दिलचस्पी ना लेना कितना अधूरा काम है। अर्थात सिर्फ यह विचार करना कि किस वस्तु या स्थिति की भीति है, यह बात कितनी अपर्याप्त है। भीति की वस्तु का वैसा ही महत्व जैसा व्यक्त स्वप्न की वस्तु है। यह बाहरी दिखावटी रूप है। सारे उचित रूप भेद करके यह मानना पड़ता है कि विभिन्न भीतियों की वस्तुओं में बहुत सी ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जो, जैसा कि स्टैनली हॉल ने बताया है, जाति चारित्र्य आनुवंशिकता के कारण त्रास की आलंबन बनने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त है। यह बात इस तथ्य से भी मेल खाती है कि इन त्रास कारक वस्तुओं में से बहुत सी वस्तुओं का खतरे के साथ प्रतीकात्मक संबंध के अलावा और कोई भी संबंध नहीं होता। इस प्रकार हमें यह निश्चय हो जाता है कि स्नायु रोगों के मनोविज्ञान में चिंता की समस्या बिल्कुल केंद्रीय अर्थात सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में है। हमारी एक प्रबल धारणा बन गई है कि चिंता का परिवर्तन राग के भविष्य और अचेतन संस्थान से किस तरह जुड़ा हुआ है। अब सिर्फ एक असंबंधित सूत्र सारे ढांचों में खाली स्थान रह गया और वह यह कि जिस पर आपत्ति करना मुश्किल ही है कि आलंबन निष्ठ चिंता को अहम की आत्म संरक्षक विषयक निसर्ग वृत्ति की अभिव्यक्ति माना जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर